और ये मंसूबा मिसाली मुद्दत में मुकम्मल हो जाएगा। बातों की हद तक तो इसका फलसफा दुरुस्त ही मालूम होता है। अव्वल खान ने मुस्कुराते हुए कहा, अमले का हर शख्स इस खाना बदोशी की जिंदगी से नाला है, लेकिन उसके सामने कोई दम नहीं मार सकता, क्योंकि वो फौरन ही ऐसे लोगों का तबादला करा देगा। हम लोग यहाँ डेपुटेशन पर आए हुए हैं। मराहत और लाउंसर की सूरत में हर शख्स को 2.5 से 3 गुना तनख्वाह मिल रही है। मैं उसकी महदूद और खुद गर्जाना सोच पर दिल ही दिल में सुलह कर रह गया। इस जैसे लोगों ने अपनी खुद गर्जी की वजह से हर अहम कौमी मामले को जाती मराहत और जरूरतों की सूली पर चढ़ाया हुआ था। थोड़ी देर बाद ओलियानो वीरा से फारिग होकर अव्वल खान की तरफ मुतवज्जा हुआ तो उसका लहजा मसालिहाना था। मैं अल्बर्टो नाम के किसी आदमी से वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन यह मामला मेरे एक हम वतन के मुश्तबा सरगर्मियों से ताल्लुक रखता है, इसलिए मैं तुम्हें इस अमारत की तलाशी की इजाजत दे रहा हूँ। तुम्हारी साथी खातून बहुत मुहज्जब और सुलझी हुई शख्सियत के मालिक है, इससे मुझे मामले की निजाकत के बारे में कायल कर लिया। ओलियानो ने अपने असिस्टेंट डायरेक्टर को हम लोगों के साथ हर मुमकिन ताउन करने की हिदायत की और हम उसका शुक्रिया अदा करके उसके दफ्तर से बाहर निकल आए। गौर से देखने पर बैरूनी हाल की दीवार पर गोलियों के मजीद 2 सुराख मिल गए। इन सुराखों पर मेहनत की जाती तो गोलियां भी बरामद की जा सकती थी, लेकिन वक्त का बेमसरफ ज़िया होता, इसलिए हम तीनों आगे बढ़ गए। वहां इस कदर मुकम्मल तौर पर झाड़ू फेरी गई थी कि मेरे हाथों तबाह होने वाले पेट्रोमैक्स लैंप तक का सुराग नहीं मिल सका, और हम लोग एक मरतबा फिर ओलियानो के ताउन का शुक्रिया अदा करके वहां से बेनीलो मराम लौट आए। कोस्टर में वापस लौटती अव्वल खान ने वीरा पर एतराज जड़ दिया कि उसने ओलियानो से कतई गैर जरूरी तौर पर अल्बर्टो का नाम ले लिया था। वह एतराज सुनकर वीरा मुस्कुराने लगी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अल्बर्टो से नवाकिफ था तो उसके लिए वो नाम मुहम्मल था, और अगर वो उसका साथी है तो मेरी जुबान से उसका नाम सुनकर चौकन्ना हो गया होगा। उसने कहा, चाहे तुम्हें यह जानकर हैरत हो कि अल्बर्टो का हवाला देने के बाद उसने मुझसे राजदारी का वादा लेकर नहायत फिक्रमंदी के साथ उस अमर का एतराफ किया है कि वो अल्बर्टो को तो नहीं जानता, अलबत्ता जफर नामी एक पाकिस्तानी से उसके गहरे मरासिम में, क्योंकि जफर हिस्पानी जुबान पर बहुत माहिराना अबू रखता है। जफर खुद ही उस तक पहुंचा था और दोस्ती हो जाने के बाद ओलियानो की सरकारी फैक्स मशीन से अक्सर व बेशतर बाहर पैगाम रसानी करता रहता है। वो खुद वहां बैठकर पैगाम वसूल भी करता है। जफर और अल्बर्टो के दरमियान उसने कैसे ताल्लुक पैदा कर लिया, मैंने पूछा। उसके फरिश्तों को भी ये गुमान नहीं है कि उन दोनों में कोई ताल्लुक होगा। दरअसल वो हम लोगों की आमद से खौफजदा था। जफर उस पर छा जाने की कोशिश में मसरूफ है, इसलिए ओलियानो उसकी तरफ से शुबहात में मुब्तला हो गया। उसने मुझे अपना हमदर्द समझकर उस मशकूक मामले पर बात की है। मुझे शुबा है कि कहीं जफर ने किसी मामले में उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश न की हो। ये बातें अगली किसी मुलाकात पर मालूम हो सकेंगी। ओलियानो ने मुझे किसी भी वक्त अपने घर आने की दावत दी है। ये तो किसी नई कहानी की इब्तदा मालूम हो रही है। अव्वल खान बोल पड़ा, इतनी बात है तो हमें इसमें अपना पैर फंसाने से गुरेज करना चाहिए। ओलियानो खुद भी उसे धुतकार कर भगा सकता है। उसने सफर की तरफ से भेजे जाने वाले पैगामात पर कोई रोशनी जरूर डाली होगी। मैंने पूछा। वो इन पैगामात की नौयत से लाइल्म है। उसे उलझन है कि जफर उसकी मशीन क्यों इस्तेमाल करता है, जबकि वो अपने पैगामात किसी बड़े डाक खाने से भी बासानी भेज सकता है। पैगाम की वसूली की बात अलबत्ता मुख्तलिफ है। मेरी राय है कि तुम उसके घर जरूर जाओ और उससे वो फैक्स नंबर हासिल करने की कोशिश करो जिस पर अल्बर्टो राब्ता करता रहा है। शायद इन नंबरों की वजह से हम उनके बैरून मुल्क राब्तों को खत्म कर सके। ये सब आइंदा के इम्कानात हैं। अव्वल खान एक गहरा सांस लेकर बोला, फिलहाल हम जो मकसद लेकर इन मजाफात में आए थे वो पूरा नहीं हो सका। अल्बर्टो कहीं भी अपनी मौजूदगी के सबूत छोड़ने का आदी नहीं है। अब जली हुई लाश के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही सूरत हाल मजीद वाजे हो सकेगी। हम काहोटा में घूमने वाले कैमरा बरदार पंद्रों को बिल्कुल ही भूले हुए। वीरा ने वो जिक्र छेड़कर हम दोनों को बुरी तरह चौंका दिया। अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो वालों ने कोई कार्रवाई की है तो अब से बहुत पहले उसके नताइज सामने आ चुके होंगे। हमें उधर की भी खबर लेनी चाहिए। क्या इस सिलसिले में तुमने किसी अथॉरिटी को मुतवज्जा करने की कोशिश की थी? अव्वल खान ने पूछा। वीरा ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर को गुमनाम फोन किया था, मैंने कहा। अव्वल खान का चेहरा मायूसाना अंदाज में लटक गया। गुमनाम फोन कॉल पर कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अल्बर्टो वेल्सा अब तक इन तीनों बंदरों को इस वादी से निकलवा ले जाने में कामयाब हो चुका होगा। मैंने खुद को लाउबाली से जाहिर करते हुए अपना नाम पोशीदा रखने के जवाब उसके ज़हन नशीन करवा दिए थे। वीरा ने वजाहत की। उसने मुझसे फौरी कार्रवाई कराने का पुख्ता वादा किया था। हो सकता है कि वो अपने वादे पर अमल कर ही गुजरा हो। उन लोगों से चेक करने में क्या हर्ज है। बकिया सफर खामोशी के साथ गुजरा। हम तीनों ही अपने अपने ख्यालात में डूबे हुए थे। अव्वल खान के साथ आने वाले 5 आदमियों को भी बेनीलो मराम लौटने पर चुप लग चुकी थी। स्पेशल टास्क फोर्स के ठिकाने पर वापस पहुंचते ही अव्वल खान फोन पर मसरूफ हो गया। वो अपने साथियों से ये मालूम करने की कोशिश कर रहा था कि इंटेलिजेंस ब्यूरो तक किसकी भरपूर रसाई थी। पैदर पे 3 फोन कॉल्स के बाद उसे मतलूबा आदमी का नंबर मिलाया तो उसने फोन पर रस्मी अलैक सलैक के बाद ही असल मौजू पर गुफ्तगू शुरू कर दी
और चंद मिनट बाद फोन बंद कर दिया। 1 घंटे के अंदर अंदर इधर की रिपोर्ट मिल जाएगी। इस दौरान में तुम यहीं आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय का बंदोबस्त करके अपने कमांडर को रिपोर्ट देने चाह रहा हूँ। उसने उठते हुए कहा, तुम्हारी गैर मौजूदगी में फोन आ जाए तो क्या करें? मैंने एहतियातन पूछ लिया। उसकी घंटी नहीं बचेगी, इस नंबर पर 2 इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, इधर से कोई भी उठा लेगा। वो ये कहता हुआ कमरे से निकलता चला गया। वीरा इस्तफसार तलब निगाहों से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने इम्काना अंदाज में मुंह चलाते हुए उसे आंख मारी तो बेसाख्ता हंस पड़ी। मालूम होता है कि अब तुम्हारी खोपड़ी पर भी बर्फ जमनी शुरू हो गई है, उसने तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहा। अभी तक पूरे किस्से के सर पैर का ही पता नहीं चल रहा है। अल्बर्टो की तलाश तो इसके बहुत बाद की बात है। पता नहीं हम कब तक यहाँ बैठे रहेंगे। तुम बैठना न चाहो तो खड़ी भी हो सकती हो। वैसे इस भागदौड़ के नतीजे में एक अहम बात जरूर मालूम हो गई है। वो क्या? उसने बेसाख्ता सवाल कर दिया। दुनिया गोल है। मैंने अपनी शहादत की उंगली को फिजा में गर्दी देते हुए कहा, यहाँ से चलते हैं, दोबारा वही यहाँ खड़े होते हैं। जब तक स्पेशल टास्क फोर्स के बड़ों को जफर और अल्बर्टो का फर्क नहीं समझाया जाता, कुछ भी नहीं हो सकेगा। क्यों ना मैं दोबारा सांते कासालों का रूप धार कर इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मसरूफ इलाकों में आवारा गर्दी शुरू कर दूं? उसने नहायत संजीदगी के साथ सवाल किया। इससे क्या होगा? मैंने बुरा सा मुंह बनाकर पूछा। हो सकता है कि अल्बर्टो मुझे देखकर मेरे पीछे लग जाए। उसने पूरी उम्मीद लहजे में कहा, इस ख्याल में भी न रहना, अब वो तुम्हारा पीछा नहीं करेगा। उसके ठिकाने एक ही करके निकलते जा रहे हैं। वो तुमको देखते ही गोली मार देगा और फरार हो जाएगा। वो अपनी तबाही का जिम्मेदार सेंते का सैलों को गर्दान रहा होगा। इस गड़े मुर्दे को अब ना उखाड़ना ही तुम्हारे हक में बेहतर होगा। चाहे नोशी के दौरान भी हम एक दूसरे की मुतअद्दिद तजावीज़ पर दिमाग सोजी करते रहे, लेकिन कहीं भी कोई बात बनती नजर नहीं आ रही थी। असल खराबी ये थी कि फरीक मुखालिफ बदतरीन दबाव में आने के बाद मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ था। वो रोपोश रहकर कहाँ और किस समत में काम कर रहा था, उससे हम बिल्कुल लाइम थे। इन हालात में हमारे लिए इंतजार करने के अलावा कोई और चाराकार बाकी नहीं रह गया था। थोड़ी देर बाद अव्वल खान वापस आया तो वो दूर ही से बहुत खुश नजर आ रहा था। बज़ाहिर हमारी आखिरी कार्रवाई चूं चूं का मुरब्बा साबित हुई है, लेकिन उसके नताइज से मुतासर होकर कमांडर ने जफर की तलाश की मुहिम शुरू कराने का फैसला कर लिया। उसने मुसर्रत अमेज लहजे में कहा, वो इस फैसले की मंजूरी लेने के लिए हेडक्वार्टर गया है। यह बहुत बड़ी कामयाबी है, मैंने एतराफ़ किया। अब अल्बर्टो के गिर्द हमारा दायरा बहुत तेजी के साथ तंग होना शुरू हो जाएगा। अल्बर्टो का नाम हम लोगों तक महदूद रहेगा। फोर्स के चीदा चीदा कारकुन बज़ाहिर जफर ही को तलाश करेंगे। तो क्या मलबे से बरामद होने वाली लाश को आसफ अली की लाश करार दिया जाएगा? मैंने हैरत से पूछा। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट इतनी जल्दी तो नहीं आ सकती। बज़ाहिर वाक़यात को यूं का तूं तस्लीम कर लिया जाएगा, यानी जफर जल कर मर गया और आसफ अली ने पैगाम छोड़कर फरार की राह इख्तियार कर ली। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर वो लाश आसफ अली की साबित हुई तो उसे खामोशी से उसके वरासा के हवाले कर दिया जाएगा। इस तरह फोर्स के पूरे अमले को भी असल वाक़यात का इल्म नहीं हो सकेगा। इतनी पेचीदगी में जाने की क्या जरूरत है? बाद में जब भी असल वाक़यात सामने आएंगे तो क्या तुम्हारी फोर्स के मातहत हमले में तब्दीली नहीं फैलेगी? इतनी राजदारी मेरी समझ से बाहर आता है। किसी भी इदारे में ऊपर की सतह पर कोई करप्ट बदउनवान या गद्दार बेनकाब होता है तो निचले अमले में बददिली और मायूसी जरूर फैलती है। इज्तिमाई मोराल गिर जाता है। इन मसाइल का मुकाबला करना ही पड़ता है। अल्बर्टो काफी मुद्दत से फोर्स में था। हो सकता है कि उसके कुछ हमदर्द अब भी मौजूद हो और उसके जरिए उसे अंदर की खबरें मिल रही हूँ। उसे अंधेरे में रखने के लिए ये चक्कर चलाना जरूरी नहीं, नागुज़ीर भी है। एक बार उसे जहन्नुम वासिल कर दिया गया तो सारे मामलात तेजी के साथ ठीक होते जाएंगे। कमांडर ने बहुत सोच समझ कर यह प्लान तय किया है। जफर की तलाश पर ममूर किए जाने वाले कारकुनों में भी उसका कोई हमदर्द शामिल हो सकता है। मैं पूरी कोशिश करने के बावजूद उसके पुरपीछ तरीकाकार से मुत्तफिक नहीं हो पा रहा था। ये बहुत देखभाल कर चुने जाएंगे, उन्हें उनकी फॉर्मेशनों से अलग करके बराह रास्त मेरी तहवील में दे दिया जाएगा और मैं यहीं बैठकर इस मिशन को चलाऊंगा। जफर की जगह अल्बर्टो जैसे मुजरिम का हमारी सफ़ों में खुशाना स्पेशल टास्क फोर्स की तारीख का बदतरीन सानिया है और उसे हम इसी अंदाज में निमटने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। इस बारे में तुम अपने ज़हन को ज्यादा न थकाओ। वह अव्वल खान की तरफ से मुझको अदम मुदाखलत का शरीफाना मशवरा था। इस बारे में उसकी मजबूरियां काबिल फहम थी, इसलिए मैंने उस मौजू पर अपनी जुबान सख्ती से बंद कर ली। वीरा ने वहां से रवानगी का इरादा जाहिर किया तो अव्वल खान ने हमें मुतवक्का फोन कॉल आने तक रुकने की दावत दी, जो हमने बखुशी कबूल कर ली। काहोटा में आवारागर्दी करने वाले कैमरा बरदार बंदरों के अंजाम से हमें भी गहरी दिलचस्पी थी। वो खबर मिल जाने के बाद हम यकसुई के साथ वापस जा सकते थे। मुतवक्का फोन कॉल तकरीबन 1.5 घंटे बाद मौसूल हुई। दूसरी तरफ से गालबन सनसनीखेज खबरें सुनाई गई थी क्योंकि अव्वल खान के मुंह से बार बार मुतहिराना कलमात निकल रहे थे। उसके कहे हुए फिक्र इस कदर अधूरे और मुख्तसर थे कि उनसे कोई नतीजा अखज़ नहीं किया जा सकता था। अलबत्ता उसके तासरात से एक बात जाहिर हो रही थी कि कामयाबी और नाकामी से कतई नजर इंटेलिजेंस वालों ने वीरा की गुमनाम मुखबरी पर कार्रवाई जरूर की थी। नीचे से ऊपर तक तहलका मचा हुआ है। अव्वल खान ने फोन रखते हुए आलियाना अंदाज में मुझे अपने बाजुओं में भींच लिया। इन तीनों बंदरों के पकड़े जाने के बाद हर शख्स हिल कर रह गया है। इस कामयाबी में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। ताकीर होने की सूरत में वो बंदर लापता हो सकते थे, मेरा नहीं, इसका ज्यादा हाथ है। मैंने अव्वल खान को वीरा की तरफ घुमाते हुए पूरी संजीदगी के साथ कहा,
तुम्हें मेरे बजाय इससे बगलगीर होना चाहिए। वही गुमनाम फोन मैंने किया होता तो शायद मेरी पूरी बात सुनने की जहमत भी न की जाती और वह बंदर जिधर मुंह उठता उस तरफ भाग जाते। बेइंतहा खुशी और गम के मौका पर हर किस्म की आज़ादी मिल जाती है। तुम जोश में मेरे गले लग भी जाते हो तो मैं कोई एतराज नहीं करती। खुशी में ऐसी बेइज्जतालियां हो ही जाती है। वीरा हंसते हुए बोली, ये दावत है। मैंने अव्वल खान को उकसाने की कोशिश की और वो खसियानेपन के साथ मुस्कुरा कर रह गया। औरतों के मामले में वो सदा का कम हिम्मत और डरपोक था। तुम्हें तफसीली खबर मिली है या बस से खुलासा बताया गया है? वीरन संजीदगी इख्तियार करते हुए सवाल किया। खुलासा भी बहुत होशरुबा है। मेरे साथ आओ, मैं कमांडर के दफ्तर में कहानी सुनाऊंगा ताकि उसे दुराने से बच सकूं। वो भी हेडक्वार्टर से लौट आया होगा। अब अल्बर्ट 2 का वजूद हर शक को शुबे से बालातर हो गया है। उसकी बात दुरुस्त थी। अगर वो इतनी अहम खबर कमांडर तक फौरन न पहुंचाता तो अपने फर्ज में कोताही करता। दूसरी तरफ उसके लिए यह भी मुमकिन नहीं था कि वह हमें मुंतजिर छोड़कर अपने कमांडर के दफ्तर की तरफ दौड़ लगा देता और उसे पूरी कहानी सुनाने के बाद हमारी तरफ रजू करता। अव्वल खान हमें पीए के कमरे में बिठाकर पहले अकेला अंदर गया, फिर फौरन ही बाहर आकर हम दोनों को भी अपने साथ अंदर ले गया। कमांडर ने अपनी कुर्सी से उठकर हम दोनों का इस्तकबाल किया था। सुना है कि तुम लोगों ने कोई और भी बड़ी कामयाबी हासिल की है। उसने खुशदिली के साथ कहा, कोशिश जरूर की थी, उसका नताइज अव्वल खान से मालूम हो सकेंगे। मैंने कहा, अव्वल खान इस वक्त तक अल्बर्ट 2 के बारे में मुआज़र खाना रवैया इख्तियार करता चला आया था, इसलिए उसने कहोटा के बंदरों की तहय्युर के इस कहानी से अपने कमांडर को आगाह नहीं किया था। उसने नहायत इख्तिसार के साथ उसे अल्बर्ट 2 वेल्सा के इंकिशाफ और हमारे जवाबी इकदाम से आगाह करते हुए कहा, हैरतनाक बात यह है कि IB के डायरेक्टर ने इस गुमनाम फोन कॉल पर फौरी कार्रवाई करते हुए अपना इमरजेंसी स्क्वाड कहोटा की तरफ रवाना कर दिया। चंद घंटों की नाकाबंदी के बाद ही उन्हें एक गाड़ी में 3 बंदर नजर आए। गाड़ी चलाने वाले को गिरफ्तार करके बंदरों पर कब्जा कर लिया गया। इमरजेंसी स्क्वाड वाले 3 गाड़ियों में वापस लौट रहे थे तो कैदी की गोद में बैठा हुआ एक बंदर ताकत धमाके से पट गया। उस धमाके में कैदी का पूरा चेहरा उड़ गया था और वो मौका पर ही मर गया। इससे मकामी की अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी है। कैदी का कोई बयान रिकॉर्ड कर लिया गया था? कमांडर ने गहरी दिलचस्पी के साथ पूछा। ये नहीं मालूम सर, अव्वल खान ने अदब से जवाब दिया। मैंने अपने जाती जराये से यह अधूरी इतलात हासिल की है। पूरी तफसील यकीनन बहुत हैरान कुन साबित होगी। IB के मामलात में हम दखल अंदाज नहीं हो सकते। हमारी तसल्ली के लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि उन लोगों ने कहोटा में फोटोग्राफी करने वाले बंदरों को पकड़ लिया है। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आता कि बंदर किस तरह फोटोग्राफी करते होंगे और उन तस्वीर का क्या बनता होगा। कमांडर ने हैरत जाहिर करते हुए कहा। अव्वल खान ने पुरुमीद नजरों से मेरी तरफ देखा तो मैंने कहा, सर असल बात का तो पता बंदरों का तफसीली मुआयना करने के बाद ही कोई माहिर लगा सकेगा। हमारे सामने अल्बर्ट 2 ने जो कुछ हर्जा सराई की थी उसके मुताबिक उन बंदरों के जिस्मों में इंफ्रारेड कैमरे पोशीदा होने चाहिए जो किसी लासिल की निजाम के तहत तस्वीर कहीं भेजते रहते हैं। यह बहुत जदीद और बेशकीमत कैमरा होने चाहिए। हैरतनाक और नाकाबिले यकीन बातें हैं। कमांडर उस मुख्तसर सी तफसील से मरूब होकर बड़बड़ाया और इनमें से एक बंदर बम की तरह फट भी गया। गनीमत है कि अब उन लोगों के पास मजीद 2 बंदर हैं जिनको चीर फाड़ कर वो अजीब कैमरे निकाले जा सकते हैं। 2 नहीं, अब उनके पास एक ही बंदर रह गया है। अव्वल खान ने तस्दीक की। तीसरा बंदर कहाँ गया? कमांडर ने भी मेरे साथ वो सवाल किया था। वो एक मशहूर प्राइवेट अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में फट गया। न सिर्फ थिएटर का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया बल्कि एक सर्जन और उसके मुआवन को काफी जख्म भी आए हैं। अव्वल खान ने बताया। वो कैसे फट गया? क्या उन बंदरों में कोई रिमोट या टाइमिंग डिवाइस लगी हुई है? कमांडर के लिए वो खबर परेशानी का बायस साबित हुई थी। इस तरह तो तीसरा बंदर भी जाया हो जाएगा और वह लोग इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं कर सकेंगे। इन बंदरों की अगली टांगों के दरमियान सीने की जिल्द के नीचे वो कैमरा इस तरह छुपाए गए हैं कि लेंस का कोई हिस्सा जिल्द से बाहर निकला हुआ है। उन कैमरों के साथ कोई ऐसा मैकेनिज्म भी पोशीदा है जिसे छेड़ते ही बंदर समेत सब कुछ तबाह हो जाता है। बंदरों को ले जाने वाले ने खुदकुशी करने के लिए उसी मैकेनिज्म से छेड़छाड़ की होगी। सर्जन ने कैमरा निकालने के चक्कर में नादानिस्तगी में उस मैकेनिज्म को मुतहरक कर दिया होगा, क्योंकि उस धमाका खेज मैकेनिज्म का असल मकसद ही उन कैमरों को अजनबियों की तहवील में जाने से बचाना रहा होगा। अव्वल खान ने बताया। ये बातें सुनी सुनाई हो सकता है कि असल सूरत हाल कुछ और ही हो। अब वो तीसरे बंदर पर तबाजमाई कर रहे होंगे। कमांडर ने वो फिक्रा उस कदर अजीब अंदाज में अदा किया कि मदिक्कत तमाम अपना बेसाख्ता कहकर रोकने में कामयाब हो सका। इस बंदर को बेहोश करके सख्त हिफाजत में रखा गया है। उसके तफसीली मुआयने के लिए बाहर से किसी माहिर को बुलाने की कोशिश की जा रही है। वो इस आखिरी बंदर के जाया होने के इम्कान से सख्त खौफजदा हैं। वो इसे हाथ भी नहीं लगा रहे थे। इस कदर मौलक और खतरनाक बंदर उनके हाथ लग गए। वो बंदर भी किसी आम जगह नहीं बल्कि काहोटा जैसी हिसास वादी में आजादाना घूम रहे थे। इस वक्त इंटेलिजेंस वाले सख्त दबाव का शिकार होंगे क्योंकि उनके पास कोई मरबूत कहानी नहीं है। मुल्क में गैर मुल्की साजिशी अनासर दनदनाते फिर रहे हैं, लेकिन किसी को उनकी सरगर्मियों का इल्म नहीं है। एक अमरीकी औरत उनको बंदरों की मौजूदगी की इतला देती है जो 100% दुरुस्त साबित होती है। अब हर शख्स इन बंदरों की मौजूदगी का पस मंजर जानना चाह रहा होगा, लेकिन IB वालों के पास कोई जवाब नहीं है।
ग्रांडियल कमांडर ने पुरतशवीश लहजे में उस सूरत हाल का अहाता करते हुए कहा, हमें उनसे रब्ता कर लेना चाहिए। अव्वल खान ने दबे लहजे में कहा, हमारी फराहम की हुई इतलात उनको बतेरी परेशानियों से निजात दिला सकती हैं। मैं सोचूंगा। कमांडर की आंखों से फिक्रमंदी मुतरश्य थी। आईबी वाले कुछ अरसा से सियासत और सियासतदानों की जोड़ तोड़ में इस बुरी तरह उलझे हुए हैं कि कौमी सलामती से ताल्लुक रखने वाले दूसरे इदारों से उनके ताल्लुकात बहुत कमजोर हो चुके हैं। मुझे उनसे राब्ते के लिए कोई मुनासिब वसीला तलाश करना होगा। वो अपना फिक्र अदा करते हुए कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। ये उस बात की अलामत थी कि वो तखलिया चाहता था। अव्वल खान ने उसका मुद्दा समझते हुए अपनी जगह छोड़ दी। उसकी तकलीद में हम दोनों भी कमांडर से हाथ मिलाकर उसके वसील लेकिन सादा से कमरे से बाहर निकल आए। इस वक्त तक मेरा ज़हन सामने की बातों में उलझा हुआ था, लेकिन अव्वल खान की ताज़ा कहानी सामने आने के बाद मेरा ज़हन बहुत दूर तक भटकने लगा था। वाक़यात ने साबित कर दिया था कि उन बंदरों के जिस्मों में सिर्फ एहसास कैमरे ही पोशीदा नहीं थे, बल्कि उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बारूदी मादा भी नस्ब किया गया था। इस कदर खतरनाक बंदरों का बैरून मुल्क से लाया जाना मुहाल ही नहीं, नामुमकिन नजर आता था। फिजाई कज़ा की बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी और तकरीबकारी के बढ़ते हुए वाक़यात की वजह से दुनिया के हर खित्ते में हवाई अड्डों पर जांच पड़ताल के हिफाजती इंतजामात इतने सख्त करवाए गए थे कि देखभाल के जदीद तरीन आलात और तजुर्बेकार अमले को धोखा देकर इन बंदरों को त्यारों के जरिए मुल्क में लाना बाज़ाहिर नामुमकिन था। मिली भगत के जरिए उन बंदरों को जहाज पर सवार करवा भी दिया जाता तो पाकिस्तान पहुंचने पर उन्हें पकड़ा जा सकता था। बहरी रास्ते से उन बंदरों का लाया जाना बाइद अज़ क्यास मालूम होता था, लेकिन एक ही इम्कान जरूर था कि खलीज की रियासतों से आने वाली स्मगलरों की किसी लांच के जरिए उनके बंदरों को कराची के मुजाफात में किसी वीरान साहिल पर उतारा गया हो और वहां से उन्हें सड़क के जरिए अंदरूने मुल्क ले आया गया हो। लेकिन वो तरीकाकार भी पुरपीछ होने के साथ पुरखतर भी था। अल्बर्ट II के बदले हुए फिंगरप्रिंट्स की बिना पर यह बात पाया सबूत को पहुंच चुकी थी कि इस मुजरमाना और सफाकाना फेल में कर्नल जैसी जोन्स को किसी माहिर तरीन सर्जन का भरपूर ताउन हासिल था। जिल्द की तब्दीली या स्किन ग्राफिंग के फन पर काबिल रश्क अबूर रखने वाला वो सर्जन बहुत आसानी के साथ कैमरे वगैरह बंदरों के जिस्म की जिल्द में छुपा सकता था। इन लोगों के नुक्ता नज़र से आसान तरीन सूरत हाल ये होती कि मकामी तौर पर हासिल किए हुए मखसूस नस्ल के बंदरों को तरबियत दी जाती, फिर वही सर्जन किसी फर्जी नाम पर सफ़र करके पाकिस्तान आता और पूरी राजदारी के साथ मतलूबा सामान उन बंदरों के जिस्मों में नस्ब करके खामोशी से वापस लौट जाता। उसकी आमद का सबसे अहम फायदा ये होता कि अमली नज़ाकतों के पेश नज़र कैमरों के रुख में मतलूबा तब्दीलियां भी अमल में लाई जा सकती थी। अगर मेरी सोच दुरुस्त थी तो अल्बर्ट II पाकिस्तान में अकेला और बेसरो समा नहीं था। उसने एक तरफ स्पेशल टास्क फोर्स में अपने कदम जमाए हुए थे तो दूसरी तरफ वो लियानों से अपनी दोस्ती की आड़ में अक़वाम मुत्तहिदा के आब रसानी के मंसूबे के दफातर को इस्तेमाल कर रहा था। उसके हमदर्द और तनख्वाहदार कारकुनों की वो नफरी हमारी निगाहों से ओझल थी जिसकी मदद से वो अपनी तहरीबी कार्रवाइयां आगे बढ़ा रहा था। उसके साथ हरीस खुदगर्ज और बेज़मीर मकामियों की ताउन की दो मिसालें हमारे सामने आ चुकी थी। ओलियानों के दफ्तर में महाज आराई के दौरान में मुतअद्दिद मकामी उसके साथ मौजूद थे। उनमें राजा बाजार वाला गुंडा बाद में मेरे हाथों के अफरी किरदार को पहुंच गया था। दूसरा मकामी वो था जो काहोटा से बंदरों को निकाल कर ले जाते हुए पकड़ा गया था। वो यकीनी तौर पर अपने जुर्म की होलनाक संगीनी से पूरी तरह वाकिफ था, इसीलिए उसने गिरफ्तार होने के बाद खुदकुशी कर ली थी क्योंकि उसे अपने करतूतों का अंजाम सामने नजर आने लगा था। राजा बाजार वाले गुंडों के जिक्र पर अव्वल खान चौंक पड़ा। उसे मैं भूल ही गया था। उसके कत्ल की खबर अखबारात में शाया हुई तो अल्बर्ट II के कान खड़े हो जाएंगे। वो 11 बजे तक अल्बर्ट II के साथ था। वो समझ लेगा कि बाद में हमने उस शख्स की जुबान खुलवाने के बाद उसे मारा है। ये तो सामने की बात है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने पूछा। फर्क तो किसी बात से नहीं पड़ता, अव्वल खान चिढ़कर बोला। तुम मेरी कही हुई बातों को बहुत जल्द भूल जाते हो। कमांडर अपने प्लान के मुताबिक अल्बर्ट II को अंधेरे में रखकर घेरना चाह रहा है। इसमें हमारी भी कुछ मसले थे। इस लाश के बारे में खबरें आने से हमारे मकासद को नुकसान पहुंच सकता है। इस खबर को अखबारात में शाया होने से रुकवा दो। प्रेस के बारे में यहाँ ऐसे कवानीन मौजूद हैं जिनके जरिए अखबारात वगैरह को कुछ भी छापने पर ना छापने का पाबंद किया जा सकता है। मालूम होता है कि इस वक्त तुम्हारी खोपड़ी उल्टी चल रही है। वो मेरी तजवीज़ पर बना कर बोला, क्या तुमने मुझे ये नहीं बताया था कि तुमने उसकी लाश एक ऐसे मकाम पर फेंकी है जहाँ चील कव्वों के हमला आवर होने के बाद ही किसी को लाश की मौजूदगी का इल्म हो सकेगा? मैंने जरूर कहा था, तो क्या तुम उसकी लाश गायब करवाने के बारे में सोच रहे हो? आसान तरीन रास्ता वही है। जरा इस जगह का मोहल्ले को समझाओ। अव्वल खान का मुंह बदस्तूर बिगड़ा हुआ था। उसने एक आदमी को वहीं तलब किया और उसे लाश को ठिकाने लगाने की हदायत देकर लौटा दिया। तुम यहाँ मेहमान की तरह नहीं रह रहे। मैंने उस आदमी के चले जाने के बाद बगौर उसकी तरफ देखते हुए कहा, मालूम होता है यहाँ भी तुम्हें खासे इख्तियारात मिल गए। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि अल्बर्ट II की तलाश के लिए मुझे यहाँ रोक लिया गया। इख्तियारात के बगैर पोस्टिंग सरकारी महकमों में होती है। हमारे यहाँ इसका रवाज नहीं है। आदमियों का इंतखाब हो जाए तो मुझे अपना यूनिट असर नो तश्कील देना होगा।
मेरा दफ्तर इसी इमारत में रहेगा। तुम अपने यूनिट और दफ्तर के मामला देखो, हम चलते हैं। मैंने उठते हुए कहा, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। इस इमारत का पिछला हिस्सा गेस्ट हाउस के तौर पर इस्तेमाल होता है। तुम्हें यहीं मेरे साथ रहना होगा। तुम दोनों के लिए अलग अलग कमरों का इंतजाम कर दिया जाएगा। हम एक कमरे में भी रह सकते हैं, अलबत्ता बिस्तर अलग अलग दरकार होंगे। मैंने वीरा को आंख मारते हुए कहा, जब तक अजाला कराची में है तुम अपनी मनमानी करने के लिए आजाद हो। उसने गहरा सांस लेकर कहा, हमारे यहाँ कायम करने में तुम्हारे कमांडर को तो कोई एतराज नहीं होगा? वीरा ने पूछा। हरगिज़ नहीं, वो तुम दोनों की बेलोज कारकर्दगी से बहुत मुतासर है। वैसे ये ध्यान रखना कि वो पीने पिलाने का शौकीन है। उसे तुम दोनों की बिलानोशी की भनक में मिल गई तो दफ्तरी मसाइल से फारिग होकर तुम्हारे साथ ही बैठने लगेगा। चुना के पीने के बाद वो बहुत जज्बाती और गुस्सीला हो जाता है। तुम फिक्र ना करो, मलका ये जज्बात मेरे साथ है। मैंने वीरा की पुष्ट पर थपकी देते हुए कहा, उसके जज्बात को ये संभाल लेगी, गुस्से से मैं निमट लूंगा। तुम हद से ज्यादा मुंह फट और बेलगाम होते जा रहे हो। वीरा को गुस्सा आ गया। अब तुमने मेरे बारे में कोई इल्जाम तराशी की तो मैं तुम पर हाथ छोड़ बैठूंगी। मैंने गहरा सांस लेकर छत की तरफ देखा और कहा, मगरबी औरतों में यही एक खराबी होती है। इधर की औरतें एक बार हाथ पकड़ लें तो कब्र में उतरते हुए भी मुश्किल ही से छोड़ती हैं। तुम दोनों अपने दिल की भड़ास निकालो, मैं तुम्हारे कमरे देख कर आता हूँ। अव्वल खान ने हंसते हुए कहा। मैं उसे टालना चाह रहा था। उसके चले जाने के बाद मैंने संजीदगी से कहा, यार रहने से हमें तहफ़्फ़ुज़ के अलावा दूसरी तमाम सहूलतें हासिल रहेंगी, लेकिन हम अपनी आज़ादाना मर्जी से कोई भी कदम नहीं उठा सकेंगे। अव्वल खान हर बात में मुदाखलत करता रहेगा। बोलते रहो, मैं सुन रही हूँ। मुझे खामोश पाकर उसने खुश्क लहजे में कहा, मेरा दिल कह रहा है कि हमें ओलियानों से खासी मदद मिल सकती है। मुझे मालूम है कि अव्वल खान मेरे इरादे की मुखालफत करेगा, लेकिन मैं आज शाम ही उससे मिलना चाहता हूँ। वैसे भी वो तुमको अपने घर आने की दावत दे चुका है, वो हमसे मिलने से इनकार नहीं करेगा। तुम इस कदर बेचैन हो तो तफरीह के बहाने यहाँ से निकल सकते हो। उसने कहा, फिर चौंक कर बोली। अव्वल खान अल्बर्टो को अंधेरे में रखने के बारे में इस कदर एहसास है, लेकिन वो ओलियानों के दफ्तर भी जा चुका है। इस बात को तो किसी भी सूरत में नहीं छुपाया जा सकेगा। उसे छुपाने की कोई जरूरत भी नहीं है। पाहोने वाली महाजराई के बाद हमारा उधर ना जाना गैर फितरी होता। हमने वहां अल्बर्टो के जल मरने या रपोश हो जाने के बारे में कोई बात नहीं की थी, और शायद मैंने भी इस बारे में अपनी जुबान बंद रखी थी। उसने अपने ज़हन पर जोर देते हुए कहा, गुफ्तगू हिस्पानवी जुबान में हुई थी, इसलिए मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता।